सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नई सीरीज का आज से आगाज करने जा रहे हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक एक्सटेंडेड वीकेंड हमारे सामने खड़ा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। मंडे को मार्केट हॉलीडे है, अब ट्रेड रिज्यूम होगा ट्यूसडे को आज के बाद, तो हमें थोड़ा सा सेकेंड हाफ में उस बात को ध्यान रखना है। क्यूज एसएक्स निफ्टी कहता है भाई 70-75 अंक का उछाल, कल की जबरदस्त एक्सपायरी का कल्मिनेशन, उसके ऊपर और तेज। कल 17,900 के ऊपर जाके अप्रैल वायदा एक्सपायर हुआ, ऑलमोस्ट 5% सीरीज ऑन सीरीज का जंप मिला। वजह तेजी के पीछे है, यूएस में एक बढ़िया रिस्पाइट कल प्ले आउट हुआ, जब यूएस के तीनों बेंचमार्क्स 1.5 से लेकर 2.5% ऊपर जाके बढ़े। हाँ, आज सुबह फ्यूचर्स थोड़े पस्त पड़े हुए हैं, लेकिन एक काम करा जाए, इस सबको कंटेक्स्ट में ले लिया जाए। हैं कैसे संकेत, क्यूज कैसे हैं, समझ लिया जाए, सेंटिमेंट्स कैसे हैं, वो इंपॉर्टेंट। लाइए ग्राउंड, दिखाइए पिच। अरे वाह, लंबे अरसे बाद पिच तो सख्त वाली है, बहुत शानदार पिच, बहुत दिनों बाद दिखी है, बढ़िया है। क्यों ये ऐसी सख्त क्यों? भाई अमेरिका में सब चंगा सी एकदम बढ़िया, डेज हाई पे जाके मार्केट बंद हुए, रिजल्ट अच्छे आए, तो दमदार तेजी वहाँ पे बन रही है। हालांकि आफ्टर आवर्स वहाँ जो होते हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, लेकिन देखते हैं क्या है, हो सकता है डाइजेस्ट कर ले मार्केट। और चिंता मुझे अमेजॉन के रिजल्ट से ज़्यादा उस जीडीपी वाले की है कि इतना जीडीपी गिर गई, उसके बावजूद इन्फ्लेशन वाला नहीं नीचे आ रहा है। इन्फ्लेशन 1.1% तो बहुत ही कम हो गया। स्लोडाउन दिक्कत, और ऊपर से महंगाई काबू में नहीं आ रही उस स्लोडाउन के बावजूद। और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। सैमसंग का भी रिजल्ट आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एबिटा 95% डाउन, प्रॉफिट 19% डाउन। तो हमारा वोल्टास क्या बुरा था बेचारा। तो मतलब सैमसंग ने इतना बुरा रिजल्ट 20 सालों में दिया है। वोल्टास ने फिर बेहतर दिया कंपैरिजन। वोल्टास ने सही में स्लो था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो मतलब सैमसंग में भी दिक्कत है लोगों को। एनीवे, कल का चूँकि ग्रीन रखना चाहिए क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कल अमेरिका में बनी है। S&P ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, एकदम डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो देखते हैं कैसा मूड करता है, इसलिए मैंने आज सख्त पिच रखवाई कि आप मारो, देखते हैं आप। आज आपकी कैपेबिलिटी का टेस्ट है कि आप कितने सिक्सेस मार सकते हो। चलिए भाई, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे सब कुछ दारोमदार है, ये ध्यान रखिएगा। जब कल मिले जुले संकेत थे अमेरिका से, वो रिन्यूड कंसर्न्स थे यूएस के हेल्थ को लेकर, उनके फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर, उनकी इकोनॉमी को लेकर। उस बैकड्रॉप में हमने क्या एक्सपायरी दी, तो हम थोड़े से, हमारा पिच इसीलिए भी थोड़ी सख्त है क्योंकि हम थोड़ा सा अनफेज्ड हैं, अभी मोमेंटम पकड़ लिया। ऐसे में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करता हूं। पहले तो नतीजे रखूंगा ताकि बातचीत में ये भी समझ में आए कि रिजल्ट कैसे लग रहा है। पहला रखा है मैंने इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स को रख रहा हूं मैं ग्रीन में। गजब नंबर्स हैं। अच्छी बात यह कि इस बार होटल स्टॉक्स ने काफी लंबा अरसा हो गया है अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखा हुआ है। आमतौर पे ये सिक्लिकल्स बहुत जल्दी फिजल आउट हो जाते हैं। गजब के नंबर्स हैं, हर पैमाने पर बाजार एस्टिमेट्स को बीट करता हुआ साल दर साल आए 86% का जंप। उसके सामने ईबीटा 285% बढ़ता है। कोई 160 करोड़ वाला ईबीटा 535-536 करोड़ पे पहुंचता है। कोई 18% के मार्जिन बढ़कर 33% पे पहुंच गया और मुनाफा 350-340% का उछाल है। गजब का। और इसको फिर पर्सपेक्टिव में रखिए, सिर्फ ये क्वार्टर नहीं, पिछले कई क्वार्टर से इंडियन होटल्स ऐसे ही बीट दे रहा है। पूरा फाइनेंशियल ईयर जो गया, बेस्ट एवर फुल ईयर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया। कब तक हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड रहता है सिक्लिकल सप्लाई आती है, पस पड़ जाते हैं होटल स्टॉक्स। अभी ऐसा कुछ सप्लाई रिलेटेड ओवरहैंग कंसर्न्स है नहीं। अभी तो ये मोमेंटम लगता है कंटिन्यू करेगा। इंडियन होटल्स गजब कर रहा है, इसको रडार पे रखेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज वैसे गजब की है, मजा आता है। दूसरा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, अच्छे नंबर्स, ऑपरेशनली स्ट्रांग, वो हाईलाइट है मेरे लिए। आय 21% बढ़ी साल दर साल, उसके सामने एबिटा 45% बढ़ा, मार्जिन 27.7 वाले 33.2, 450-500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट, और इससे मुनाफा 48% बढ़ता है।
गजब के अच्छे नंबर्स है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के, इसको ग्रीन लेके चलता हूं। अब एक नहीं 2 स्टॉक लेने पड़ेंगे एक ही ब्रेथ पे, तो एक काम करता हूं, पहले विप्रो रखिए स्क्रीन पे। ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन था, एंड तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया इसको लाल रखूं कि हरा रखूं, क्योंकि मुझे पता है आज हरे में दिखेगा, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है कि टिकेगा। लाल लेके जा रहा हूं विप्रो को, दोनों चीजों का मैं पर्सपेक्टिव में रख देता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? विप्रो, मैं हमेशा कहता हूं जब भी विप्रो की चर्चा, इवन सासबो में कोई भी जुड़ता है तब भी मेंशन करता हूं कि विप्रो के साथ चैलेंजेस खिंचे चले जा रहे हैं। सब पार परफॉर्मेंस अपने पीएस को परफॉर्म करने का सिलसिला कई क्वार्टरों से चले जा रहा है और कुछ नहीं बदला, और दिक्कतें और बढ़ी रही हैं, कंपाउंड हो रही हैं। विप्रो ने कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू डिक्लाइन 0.6% का डिलीवर करके दिया। गाइडेंस के लोअर एंड यही था -0.6%, वहीं पहुंच गया। -0.6 से 1% की गाइडेंस थी और -0.6% डिलीवर करके दिया। उस गाइडेंस, मतलब आमतौर पे गाइडेंस बैंड के मिड पे आता था, अब तो एकदम ही नीचे लटक गया। विप्रो के साथ दिक्कत है, इस बाकी क्वार्टर्स तो खैर अंडर परफॉर्मेंस चले जा रहा है। दिक्कतें अब क्या हो रही हैं, जो मैक्रो इंपैक्ट है वो सबसे तगड़ा विप्रो पे पड़ रहा है, क्योंकि इसका बीएफएसआई डिपेंडेंस बाकी आईटी प्लेयर्स के जैसे इसका भी है, प्लस इसका कंज्यूमर, इसका टेलीकॉम, इसका टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस बड़ा तगड़ा है। तो ये सब दिक्कत कर रहा है। सिर्फ एक एनर्जी वर्टिकल ने बचा लिया इस क्वार्टर में विप्रो, और उसी के चलते वो गाइडेंस बैंड के लोअर एंड को छू गया, नहीं तो मिस कर जाता। दूसरी दिक्कत की बात, ये क्वार्टर तो खराब है, मार्जिन छोड़ देता हूं, मैं भी सिर्फ टॉप लाइन पे फोकस कर रहा हूं। मार्जिन कहने के लिए जो उम्मीद थी उससे थोड़े ऊपर आ गए, एट पार ही मानिए उसको, ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज कहां है, वही चैलेंज हाईलाइट कर रहा हूं। दूसरा, गाइडेंस की बात कर रहे थे हम लोग, क्या गाइडेंस दिया है? स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्या थे? -1% +1%। एक कहता है 0 से 2%, ब्रोकरेज यही मान रही थी। दिया क्या? -1% से -3%। सिंपली पुट, विप्रो मान रहा है FY24 नो ग्रोथ क्वार्टर होगा। मेरे ख्याल से विप्रो मान के चल रहा है ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर डिक्लाइंस का क्वार्टर होगा इस कंपनी के लिए। वल्नरेबल पोर्टफोलियोज पे जो तगड़ा एक्सपोजर है उसके चलते आपको भी कॉशियस रहना है। विप्रो के लिए बहुत चैलेंजिंग समय आ गया है। मेरे को लाल लेना था इन सब के चलते, मैंने पूरा रैशनल समझा दिया, पर मेरे को दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने बायबैक जो था वो उम्मीद से बेहतर कर दिया है, और तगड़ा बायबैक है। विप्रो कह रहा है 12,000 करोड़ रुपए का बायबैक 445 रुपए पे करेगा। मीनिंगफुल बायबैक, क्वांटम मीनिंगफुल है, प्रीमियम तगड़ा 19% का है, टेंडर रूट से कर रहा है। वो बायबैक फॉर द टाइमिंग एक्साइटमेंट रख सकता है, स्टॉक को होल्ड ऑन करने में मदद कर सकता है। जब विप्रो ने संडे को अनाउंस किया था ना, मैंने जब ट्वीट डाला था, कई लोगों ने कह दिया था साहब नतीजे बहुत खराब होने वाले हैं, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली ये बायबैक बचाएगा स्टॉक को फॉर द टाइम बीइंग, पर उस पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा ये स्टॉक। इसीलिए मैं इवेंचुअली रेट मान के चल रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं। हो सकता है इनिशियल टेक्स हर एक के होंगे, थोड़ा सा कैरिड अवे नहीं होना उस पर। आज बायबैक में टेंडर का कैलकुलेशन कर लिया है, उस हिसाब से पोजीशन ले रहे हो तो बात अलग है, वो आपका कॉल है। ओके, और रिजल्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ का। उनका जो आमदनी है, रेवेन्यू जो है वो 5.5% नीचे गिर गई है। एबिटा भी इनका 13-14% से ज़्यादा गिर के आया है। काफ़ी कमज़ोर नतीजे देख रहे हैं और खर्चे बहुत बढ़ गए इनके, तो इसलिए मैंने इसको रेड में रखा है। पता नहीं ये वाले स्टॉक्स का तो मुझे लगता है इतनी विजिबिलिटी होती है इन एएमसी बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की, कि इसमें इसको वैल्यूएशन करना इतना मुश्किल काम कैसे हो सकता है कि आप हर क्वार्टर में जाके इसको वैल्यू करें। अगला स्टॉक है ट्रेंट, और इसके नतीजे ठीक ठाक है, कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन मिक्स बैग है, इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। प्रॉफिट है इनका 54 करोड़ का, जो बढ़ के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल इसी लाइन पे, लो बेस का फायदा इनको मिल रहा है। रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ के, ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है। एबिटा में भी ग्रोथ है। मार्जिन हालांकि इन्होंने थोड़ी सी हिट ली है 0.25% के आसपास, लेकिन ठीक है, चलो मार्जिन हिट लेके आपने अपना मार्केट शेयर बना रखा, तो वो यहाँ पे ठीक लग रहा है। श्रीराम फाइनेंस, और इसको भी ग्रीन में रख रहे हैं। इनकी भी चौथी तिमाही नतीजे आए हैं और ये भी अनुमान के मुताबिक निकल के आ रहे हैं। रेवेन्यू में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली 2% के आसपास। प्रॉफिट हालांकि 26% गिरा है, लेकिन वो उसके अलग रीजन्स हैं, इस वजह से गिर के आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर तो अच्छा दिख रहा है। तो श्रीराम फाइनेंस इसलिए ग्रीन में रखा है क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे है, कोई वैसी दिक्कत नहीं दिख रही है। 3 हो गए मेरे। अरे वाह। अगला स्टॉक है, अच्छा विप्रो की एक चीज ध्यान रखिएगा, कल एडीआर जो था ना 3% ज्यादा चला है, तेजी करी है। हो सकता है ग्रीन में शुरुआत होगी, पर मैंने अपना रैशनल रख दिए।
आप थोड़ा सा कॉश, आप सिर्फ वॉच आउट करिए, क्या जरूरत है। लेकिन अगर बायबैक का आपको भी मन कर रहा है, जैसे हो सकता है विदेशी पार्टिसिपेंट एक्साइटेड होंगे, तो एक्साइटमेंट अपनी जगह ठीक, लेकिन फॉर द टाइमिंग बायबैक संभाल लेगा। ये स्टॉक संभालने का वाला कैंडिडेट दिख नहीं रहा है। टेक महिंद्रा, ये थोड़ा सा ये भी, इसको लाल ही रखना पड़ेगा। टेक महिंद्रा में एक्सपेक्टेशन, मैं बाकी आंकड़े सब स्क्रीन पर आते रहेंगे, उस पर नहीं जाता। जो हाईलाइट समय कम रहता तो उसको हाईलाइट करा जाए। 12% के मार्जिन लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था 12% रहेंगे, मार्जिन 10 के 10 रहेंगे। मार्जिन का है 9.6% पे, सिंगल डिजिट पे इस कंपनी के मार्जिन जाते हुए बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। पर उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ गुडविल का इंपेयरमेंट है। गुडविल के इंपेयरमेंट को एडजस्ट कर दूं तो मार्जिन 11.2% पे पहुंच जाते हैं, तो उतने बुरे नहीं लगेंगे। फिर भी मार्जिन के फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 12% की थी। तो हाउलर कह लीजिए, लेकिन वो 9.6 को एडजस्ट करना चाहिए कायदे से, तो 11.2% पे मार्जिन। पर टेक महिंद्रा के लिए चैलेंजेस पहले से क्लियर थे। जब मैं कह रहा था कि टीसीएस आया, इन्फोसिस आया, एचसीएल टेक आया, सबने अपने अपने दुख दर्द में टेलीकॉम की चिंताएं जाहिर कर दी थी। वो टेलीकॉम की चिंताएं टेक महिंद्रा के नंबर्स में क्लियरली एविडेंट है। दूसरी दिक्कत की बात, ऑर्डर बुकिंग, डील टीसीवी है ना। मैंने जब प्रीव्यू लिंक करा था, क्या एक्सपेक्टेशन है, तब बोला था कि रन रेट पिछले कुछ क्वार्टर्स का $700 मिलियन के डील विंस का है। मैनेजमेंट 1 बिलियन की तरफ गाइड कर रहा है, पर ब्रोकरेजेस मानते हैं कि इसके नीचे स्लिप होगा। कुछ मानते हैं 500 से $700 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, वहीं आ गया। रेवेन्यू डील विंस का मोमेंटम धीमा पड़ गया है। $580 मिलियन की डील विंस पिछले 9 तिमाहियों में सबसे कम। ये ठंडा पड़ने के इंडिकेशंस इस टेलीकॉम वर्टिकल के। टेक महिंद्रा की एक और चैलेंज है। टेक महिंद्रा के, अच्छा कल कमेंट्री बड़ी बहुत ही ढीली थी। कल मैं उस टाइम पे ऑफिस में ही था, ये सब बना रहा था सीरीज के रिटर्न वगैरह बाजार बंद होने के बाद। तो उस टाइम पे मैं सुन रहा था, मैनेजमेंट अपना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बहुत ही ढीली कमेंट्री, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना, पता नहीं कहां की बात, बॉडी लैंग्वेज क्लियरली एविडेंट था। इसके साथ एक और चैलेंज है, टेलीकॉम के लिए जाना जाता है टेक महिंद्रा। जो नया अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो इन्फोसिस से आ रहे हैं भाई साहब। उनके अपॉइंटमेंट का बेसिक आइडिया कहा जा रहा है, जिस प्रोफाइल के आदमी को लाया जा रहा है, टेक महिंद्रा क्लियर है कि अब टेलीकॉम फोकस नहीं, नॉन टेलीकॉम फोकस होना है। इसीलिए उस आदमी उन भाई साहब को रिक्रूट करा गया। तो अब वो ट्रांजिशन फेज में ये फंसने वाला है, धंधे को बदलना, रिमॉडल करना। मैं उसके लिए क्यों इंतजार करूं किसी टेक महिंद्रा में? कोई हो सकता है कोई इन्वी टीसीएस बेहतर प्लेस में, उसकी तरफ क्यों ना चले जाऊं मैं? इनके चैलेंजेस में क्यों फंसूं एज अ शेयर होल्डर? तो टेक महिंद्रा के अपने इश्यूज लाल रखा है मैंने। एसीसी डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, मार्जिन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा, लाल लेके चल रहा हूं। और पीआई इंडस्ट्रीज, मैंने ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं हो गया मेरे ख्याल, नहीं एक बचा है। पीआई इंडस्ट्रीज एक्विजिशन, एक बार आई थी एक्विजिशन की खबर, हुआ एक्विजिशन कौन सा था जो फंस गया था, नहीं हो पाया था। पीआई के पास बहुत कैश फ्लश है, वो एक्विजिशन कर रहा था, फंस गया था, बहुत एक्साइटमेंट था स्टॉक का, फिर पास पड़ गया, अभी 3000 के लेवल्स पे आ गया। कल उन्होंने एक्विजिशन अनाउंस करा इनके आमने, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर। एक्विजिशन के चलते सिर्फ क्योंकि कैश फ्लश कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही थी पैसा डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही थी, और एक्विजिशन फॉल्टर कर गया था। अब फाइनली एक और अपडेट आता हुआ, 4.25 करोड़ रुपए का एक्विजिशन अनाउंस किया। पीआई इंडस्ट्रीज ग्रीन रख दिया। अच्छा, तो अगले स्टॉक्स जो है मेरी टीम में, वो एक तो लॉरस लैब है, उसमें एक जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट रखी है, उन्होंने डाउनग्रेड किया अंडर परफॉर्म, और इसका टारगेट उन्होंने 325 से घटा के 250 कर दिया है। और इनका मानना है कि चौथी तिमाही में इन्होंने बहुत ही कमज़ोर नतीजे पेश किए हैं, और बहुत सारे आगे आने वाली दिक्कतें, कई इनकी दवाएं जो Q3 में ख़त्म हो गई हैं इनकी लाइसेंसिंग, और आगे जाते हुए मुश्किल आएगी। तो इनकी जो सेल्स है वो भी काफ़ी गिरने वाली है आगे जाते हुए। तो लॉरस में एक डाउनग्रेड और टारगेट काफ़ी कट कर दिया है। द्वारकेश शुगर 5वां स्टॉक है, इनके भी रिजल्ट्स आए थे चौथी तिमाही में, इसमें भी दिक्कत है यार। चीनी कंपनी में पता नहीं क्या मुश्किल है, कितना पैसा कमा रही, इतना चीनी महंगी कर करके, लेकिन उसके बावजूद मार्जिन गिर गए इनके, एबिटा गिर गया इनके, एक्सपेंसेस पता नहीं किस बात के। आज 1.5 बजे से बात करूँगा, पूछूंगा ये सब ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसको भी हमने इसीलिए रेड में रखा है, वीक रिजल्ट है इसके। एम्फेसिस एक IT कंपनी का भी सुबह सुबह रिजल्ट आया, इसमें भी कुछ खास नतीजे दिख नहीं रहे हैं। 411 के सामने 405 करोड़ का प्रॉफिट आया। इनकी जो कांस्टेंट करेंसी है वो क्वार्टर 4.5% गिरी है, और साल दर साल 3% से ज़्यादा गिरी है। मार्जिन इनका हालांकि 15 के सामने 20 है क्वार्टर। तो देखते कैसा, लेकिन मैंने तो इसको रेड में रखा है। चलिए 6 हो गए, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से लौट के आएंगे तो अगले 4 स्टॉक्स।
क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर, बैंकलेस, DVS। The new phase of SUVs is made to match your stride. Presenting Fronx, the shape of new. Nexa. The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac, finest quality clothing. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. We are all different, but our soul is the same. We go wherever life takes us. And we do it in our own way. Because it's our differences that make us who we are. काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हमारी प्रार्थना होगी स्वीकार। Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. क्या कर रहे हो? घर को घर रहने दे, गोडाउन मत बना। ये देख। स्टोर कर भाई अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। 9-300-300-300 पर फोन कर, स्टोर कर। This one's a turbo. 1.5? Nice. The all-new Hyundai Verna. Futuristic. Ferocious. हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स में टीम में, एक तो कैनफिन होम्स है, उस पर एक रिपोर्ट आई है फ्रीज की, और वो 705 रुपये का टारगेट दिया और बढ़ा दिया टारगेट 635 से 705 किया। और उनको लगता है कि मुनाफा जो है उम्मीद से बेटर था चौथी तिमाही में, और मार्जिन जो है आगे जाते हुए इम्प्रूव हो सकती है। और हालांकि उनको लगता है कि लोन ग्रोथ थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, और उसका एक सिंपल सा रीजन, इतनी हाई ग्रोथ सस्टेन नहीं करेगी, लेकिन फिर भी उनको स्टॉक पसंद आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको रखा है। ऑटो नंबर्स आने हैं, जब हम लोग लौट के आएंगे ट्यूसडे को, तो ऑटो नंबर्स आ चुके होंगे अप्रैल वाले, तो इसमें भी एक रिपोर्ट आई है फ्रीज की, और उनका मानना है कि ऑटो नंबर्स जो नेक्स्ट वीक आने वाले हैं उसमें उनका अनुमान है कि रॉयल इनफील्ड, महिंद्रा 16-17% की ग्रोथ दिखाएंगे, और अशोक लेलैंड 10% की ग्रोथ। लेकिन उनको ये ऐसा लगता है कि TVS, टाटा मोटर्स, हीरो, मारुति जो है बहुत ही मॉडरेट 3-3.5-4% की ग्रोथ पे आएंगे। टॉप पिक्स उनकी जो है वो उसमें से सोना, BLW और TVS को उन्होंने रखा है, इसीलिए आइशर और सोना को भी हमने यहाँ पर रख लिया। तो महिंद्रा, आइशर और सोना इस एक्सपेक्टेशन में कि जो नंबर्स आने वाले हैं ट्यूसडे को, वो इनको लगता है कि अच्छे आएंगे, जेफरीज को ग्रीन में रखा है। बढ़िया, क्विकली बता देता हूं, टिन प्लेट कमजोर नंबर्स हैं, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट गिरे, आय 16% गिरी, मुनाफा 50% गिरा, हर पैमाने पे कमजोर लाल रखा है। केवल किरण क्लोथिंग को ग्रीन रखा है, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखा दिया इसने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, 60 बेसिस पॉइंट्स और मुनाफा 27% बढ़ा।
एप्कोटेक्स लाल रखा है, आय बहुत चला है बीच में स्टॉक, आय 8% गिरी, मुनाफा 25% साल दर साल गिर गया। और रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, वो पिछले साल की आईपीओ मेरे ख्याल से, लार्ज ट्रेड में कल बीएनपी पारिबा ने कल 10.5 लाख शेयर्स खरीदे, एक दवटेल इंडिया फंड क्लास ने कल वो माल छोड़ा था, तो बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, होपिंग वो ओवरहैंग घटा है तो शायद इन ग्रीन ट्रेड करेगा। हो गई हम लोग की टीम्स पूरी। ब्रेक लूं उससे पहले पिछले शो में एक टीजर देखे गया था, टीजर क्या दिखाया था और बोला था अगले शो में इसका कल्मिनेशन कर देंगे आर्ग्यूमेंट का। वो ट्वीट दिखाइए स्क्रीन पे, विनोद भाटिया साहब का ट्वीट, गाबा जी के लिए एक पर्सनल क्वेश्चन। गाबा जी जुड़े क्या भाई? गाबा सर जुड़ गए। आप ऑडियो चेक करा है क्या डायरेक्टर साहब? टू हुम लव यू मोस्ट, वाजपेयी, आशीष और समवन एल्स? गाबा सर इसका आंसर चाहिए। और इसमें ध्यान रखिए हम लोग का हम पायदान पे कितना ऊपर आ गए, मैम का नाम नहीं है इसमें। यही तो प्रॉब्लम है कि गुड मॉर्निंग टू यू, प्रॉब्लम है कि दोनों सामने आ गए, एक होता तो कम से कम एक बोलता। ये तो धर्म संकट, पूरा धर्म संकट। एक होता ना कटेरी में खड़ा कर दिया, वो गोली भी लगाया, मालूम, इधर भी डाउन इधर भी डाउन। एक्चुअली देखा जाए तो सच बताऊं मन से, व्यूअर्स गावा सर जुड़ेंगे 8 बजे तो और बातचीत होगी। क्योंकि छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप।